अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके हम कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। थर्ड नंबर पे फिर हम एफएससी से रिलेटेड है ये स्टेप्स टू राइट है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे हमने डिस्कस करना है कंबस्शन एनालिसिस, इसका बेसिकली रिलेशन भी एम्पिरिकल फार्मूला के साथ होता है, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। और लास्ट वन पे हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेट होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी देख लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन इसको आप डिफाइन करेंगे, परसेंटेज ऑफ an element can be defined as the number of grams of that element present in 100 grams of the compound। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट अगर अब आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड हो तो उस 100 ग्राम कंपाउंड में वो एलिमेंट कितने ग्राम्स मौजूद होंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। इसका अब हम फार्मूला भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसके इक्वल होगा? mass of that element। फिर हम इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। mass of that element divided by mass of the compound, जो आपको कंपाउंड गिवन होगा, mass of the compound मल्टीप्लाई बाई 100। यानी परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की आप किस तरह निकालोगे? एक तो वो आपको कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड का आपने मैस लेना है, और इसके अलावा उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसका आपने मैस ले लेना है और उसको किससे कर देना है? मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे जो आंसर आएगा वो उस एलिमेंट की किसको शो करेगा? परसेंटेज को शो करेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, इससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये। अब लेट्स सपोज हमारे पास है अमोनिया, दूसरा हमारे पास है जी यूरिया, और तीसरा हमारे पास है जी अमोनियम नाइट्रेट। ये लेट्स सपोज हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा हम क्या ले लेते हैं? वाटर। तो ये आपके पास 5 एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले अमोनिया में वो आपसे पूछ रहा है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। इसमें लेट्स सपोज आपसे क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की आपने ना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। किसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है? नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले देखें अमोनिया के केस में NH3 में, अब इसमें हम किसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। मतलब ये आपके पास क्या है? एलिमेंट है। NH3 ये आपके पास क्या है? कंपाउंड है। ये आपके पास क्या है? कंपाउंड है। कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है ये आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो वो आप फार्मूला क्या लगाओगे? इसमें आप लिखोगे मैस ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ नाइट्रोजन। मतलब पिछले हमने फार्मूले में मैस ऑफ नाइट्रोजन की वजह क्या लिखा था? मैस ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें एलिमेंट की जगह हम क्या पुट करेंगे? नाइट्रोजन। मैस ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की वजह अब आपके पास उसने आपको क्या दे दिया? अमोनिया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको आप किस तरह करेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है? परसेंटेज किसकी फाइंड आउट आप कर रहे हैं? नाइट्रोजन की। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो मैस नंबर होता है वो क्या होता है? 14। इसी तरह नाइट्रोजन के मैस नंबर 14, 3 आपके पास हाइड्रोजन है, 14 + 3 क्या हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर की मदद से। इसको हम देख लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 17।
तो देखें इसमें इस हिसाब से नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज आई है, 82.35। 82.35 ये परसेंटेज किसको शो कर रही है, ये परसेंटेज शो कर रही है कि अगर आपके पास 100 ग्राम अमोनिया हो, क्या हो जी, 100 ग्राम आपके पास अमोनिया हो, तो उसमें ये जो है ना 82.35 ग्राम ये आपके पास क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। इसी चीज़ को क्या कहते हैं जी, परसेंटेज कंपोजिशन। अब आप दूसरे एग्जांपल हम देख लेते हैं, दूसरे एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी यूरिया में। ये देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मैस ऑफ यूरिया। तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन, अब इधर आपने गौर करना है, यूरिया के अंदर गौर से देखें आपके पास कितने नाइट्रोजन आ रहे हैं, 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन ये है और दूसरा नाइट्रोजन क्या है, ये है। तो इधर आप खाली एक नाइट्रोजन की वैल्यू पुट नहीं करोगे, टोटल जितने नाइट्रोजन हैं उन सब का आपने मैस नंबर लेना है। तो एक नाइट्रोजन के मैस नंबर क्या होता है, 14। तो आपके पास हैं 2 नाइट्रोजन, इधर आप क्या लिखेंगे, 28। अब इसके नीचे हमने, ये हो गया हमारे पास एलिमेंट के मैस नंबर। अब इस यूरिया का ओवरऑल आपने इसके नीचे मैस नंबर पुट करना है। तो एक नाइट्रोजन हमारे पास मैस नंबर क्या होता है, 14। एक हाइड्रोजन उसका मैस नंबर 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2। कार्बन का मैस नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, इस नाइट्रोजन का क्या होगा 14, 2 आपके पास क्या है हाइड्रोजन। तो इसको ऐड कर लेते हैं, नाइट्रोजन 14 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन, उसका मैस नंबर है 12, ऑक्सीजन उसका मैस नंबर है 16, फिर नाइट्रोजन मैस नंबर, सॉरी नाइट्रोजन के मैस नंबर जो वो आपने 14 पुट करने, 14 प्लस 2 हाइड्रोजन, ये आपका हो जाएगा जी 60 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 60। तो आंसर आपका आ रहा है 46.66। यानी यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कितनी है जी, 46.66%। इससे क्या मुराद है कि अगर आपके पास 100 ग्राम यूरिया हो, क्या हो जी, 100 ग्राम यूरिया हो, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितनी होगी, वो होगी 46.66 ग्राम। कितनी होगी जी, 46.66 ग्राम। तो ये जो आपके होगी 2 एग्जाम्पल। अब तीसरे अमोनियम नाइट्रेट में हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाले एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन का आप क्या लेंगे, मैस नंबर। अब आपके पास अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन का मैस नंबर कितना होता है, 28। नीचे फिर कंपाउंड का ओवरऑल आपने मैस लेना है, मोलर मैस लेना है। तो इसमें एक नाइट्रोजन ये हो जाएगा 14, 4 हाइड्रोजन प्लस 14, 3 इसमें आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मैस नंबर होता है 16, तो ये 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 48। इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। तो ये आपका आंसर आ रहा है 80। कितना आ रहा है जी, 80 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको भी देख लेते हैं, 28 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ रहा है, 35। क्या आ रहा है जी, 35। तो इससे क्या मुराद है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम नाइट्रेट, अगर ये आपके पास हो 100 ग्राम, क्या हो जी 100 ग्राम, तो उसमें नाइट्रोजन कितना मौजूद होगा, जो नाइट्रोजन की टोटल अमाउंट है वो है जी 35 ग्राम। कितनी है जी, 35 ग्राम। इसी तरह आपसे वो खाली ऑक्सीजन की अमाउंट भी पूछ सकता है कि उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बताएं। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। मज़ीद भी हम इसको देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से हम इसको देख लेते हैं। अब आपके पास वो कहते हैं हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन भी बताएं और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी बताएं। इन दोनों की उसने आपसे क्या पूछ लिया, परसेंटेज। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इधर कार्बन का क्या पुट करेंगे, मैस नंबर 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस नंबर होता है 44 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें आप क्या करेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आपके पास कितने मौजूद हैं, 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन के मैस नंबर कितना होता है, 2 ऑक्सीजन के मैस नंबर होता है 32 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको भी ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 14, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 27.5
0.27%। किसकी शो कर रही है? कार्बन को। अब इसमें देख लें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में, ये देख लें, ये हो जाएगा आपके पास 32 × 100 डिवाइडेड बाई 44। ये आंसर आ रहा है जी 72.72%। ये देखें, यानी अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वैल्यू हो 100 ग्राम, कितनी वैल्यू हो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन की कितनी मिकदार होगी? कार्बन होगी आपके पास 27.27 ग्राम। ऑक्सीजन आपके पास कितनी होगी? ये अभी आपने परसेंटेज निकाली है, ये होगी जी 72.72 ग्राम। अभी पीछे हमने डेफिनेशन में भी यही डिस्कस किया था कि परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद टोटल जो आपका कंपाउंड है उसका आपने कितना लेना है? 100 ग्राम। उस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर सिंगल सेपरेटली एलिमेंट्स की जो है ना ग्राम्स के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वही किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है? परसेंटेज कंपोजिशन। इधर परसेंटेज से आपने क्या मुराद लेना है? 100। क्या लेना है जी? 100। तो ये तो चंद एक एग्जाम्पल थे। इसी तरह एक और भी काफ़ी फेमस है, ये हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2 sp3 चलो कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लीजिए लेट्स सपोज आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह आप पढ़ते हैं टॉपिक, तो उसमें वो मोस्टली आपसे पूछ लेते हैं कि बच्चे इसमें s कितने परसेंट एस करेक्टर है। इसी तरह आपसे दूसरा वो पूछ लेगा कितने परसेंट पी करेक्टर है। इन सब के अंदर अब हम एस करेक्टर और पी करेक्टर को देख लेते हैं। तो इसको समझ लें किस तरह आपने करना है, परसेंटेज ऑफ एस। अब देखें एस की और पी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, इधर भी एस पी की वैल्यू गिवन नहीं है। पिछले कंपाउंड में जो हमने एग्जांपल्स ली थी ना, उसमें वो आपको मैथ्स नंबर बता देता है, मतलब आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हो। लेकिन इधर एस की और पी की वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या करना है? एस को भी 1 कंसीडर करना है, पी को भी क्या करना है? 1 कंसीडर करना है। इस तरह अब इधर डी लिखा हुआ है, इसको भी आपने क्या कंसीडर करना है? 1 कंसीडर करना है। अब देखें आपने परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखना है, किसके अंदर देखना है? एस और पी के अंदर। अब देखें एस की वैल्यू क्या है? 1। एस की वैल्यू क्या है? 1। अब नीचे देखें इधर इस एस की वैल्यू भी क्या है? 1 प्लस इस पी की वैल्यू भी क्या है? 1। यानी जिसकी वैल्यू आपको मालूम ना हो, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे परसेंटेज करेक्टर पूछ लें, मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन में पूछता है, तो उसको आपने किसके सपोज करना है? 1 के सपोज करना है उनकी वैल्यूज़ को। अब देखें 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ रहा है? 50। तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में ये जो s करेक्टर है ये कितना है जी? 50%। कितना है जी? 50%। इसी तरह s की वजह अगर आप p निकालना चाहें तो p की वैल्यू इधर 1 पुट करेंगे, ये 1 s को शो कर रहा है और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p को। तो p करेक्टर भी आपका कितना होगा? 50%। p करेक्टर भी कितना होगा जी? 50%। इस तरह आप ये s करेक्टर और p करेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं sp2 में, इसको देख लें। sp2 में दोबारा आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बताएं। क्या बताना है आपने जी? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। s की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको आपने क्या पुट करना है? 1। एक s है तो ये भी होगा 1। आपके पास कितने p लिखे हुए हैं? 2p। एक p की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 3। आंसर आपका आना चाहिए 33 पॉइंट कुछ, यानी 33% आपका ये एस करेक्टर है। एस करेक्टर कितना है जी? 33%। अगर इसी तरह आप पी करेक्टर निकालना चाहो sp2 के अंदर, किसके अंदर? sp2 के अंदर, तो ऊपर p की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे? 2। नीचे वही वैल्यू रहेगी, तो इधर देखें ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको भी आप देख लें, ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 66%। यानी जो आपका पी करेक्टर है वो इसमें कितना है? 66%। तो ये राउंड अबाउट 100 ही हो जाता है। इसी तरह यानी वो आपको कोई भी दे दे तो इसी तरह आप एस करेक्टर और पी करेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह sp3 में आप देख लें, इसके अंदर एस करेक्टर किस तरह आप निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो s की वैल्यू क्या होगी? 1। कितने s हैं? 1। कितने p हैं? 3 लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आंसर आपका आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25।
5%। तो sp3 के अंदर ये जो s करेक्टर है वो कितना है जी 25%। इसी तरह dsp3 के अंदर वो आपसे पूछ लेते हैं s करेक्टर कितना है, तो इसमें आप क्या पुट करोगे, s की जगह आप पुट करोगे 1, नीचे d की जगह 1, s की जगह 1, कितने आपके पास की गिवन है 3p, इधर आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो किसका करेक्टर होगा, डी का, डी के परसेंटेज को वो फाइंड आपको बता देगा। इसी तरह डी टू sp3 के अंदर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी डेफिनेशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, तो सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज़ द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट whole which gives the simplest whole number ratio of atoms present in the compound एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उनकी सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा। सिंपलेस्ट से क्या मुराद है कि बिल्कुल एट द एंड आखिर लेवल के ऊपर ये उसकी रेशियो बताएगा। अब इसका हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक फार्मूला गिवन है C6H12O6, मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इसमें आपने उसकी क्या देखनी है, सिंपलेस्ट रेशियो देखनी है। सिंपलेस्ट रेशियो से क्या मुराद है, सबसे पहले आप ऐसा कोई फिगर ढूंढें जो इसके ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर हमारे पास लेट्स सपोज ये सारे इवन नंबर हैं, तो 2 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, ये देखें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट 363। अब आपने मज़ीद ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ये देखें, ये मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं 3 के ऊपर, 1 2 1। ये जो 1 2 1 ये जो हमें आंसर मिला है ना, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यही है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको हासिल हुई है ना, इसी चीज़ का हमने क्या नाम रखा है जी, एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो लिखा हुआ है ना C6H12O6, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ का, ग्लूकोज का। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O। क्या होगा जी एम्पिरिकल फार्मूला, CH2O। ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया। दूसरे एग्जांपल आप देख लें, C6H6, ये क्या है, बेंजीन। ये उसने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। क्या पूछ रहा है, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। तो वही आप सबसे पहले कोई ऐसा नंबर ढूंढें जो इसके ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ये देखें, ये कम्प्लीटली 2 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, तो आंसर आएगा C3H3। दोबारा देखें, क्या ये जो आंसर आपको मिले, क्या ये मज़ीद किसी फिगर के ऊपर डिवाइड हो सकता है, जी हाँ, 3 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। तो देखें, इससे आपको आंसर क्या मिलेगा, CH। तो ये जो CH है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, बेंजीन का। और ये C6H6 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले को। सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये एम्पिरिकल अब मिसाल के तौर पर जिस तरह उसने आपको कंपाउंड दे दिया था, ये वाला C6H6, हमें कैसे पता चलेगा ये जो फार्मूला उसने आपको दिया है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है और हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसका यही तरीका कि सबसे पहले जो आपको कंपाउंड दे देगा तो उसमें आपने देखने नंबर ऑफ़ एटम। अगर वो नंबर ऑफ़ एटम्स किसी मज़ीद फिगर के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, किसी मज़ीद नंबर के ऊपर अगर वो डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो जो फार्मूला आपको गिवन है वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। अब लेट सपोज अब आपको दे देते H2O, लेट सपोज वो आपको कहते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। अब देखें, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये मज़ीद किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करोगे तो H2 तो 2 के ऊपर डिवाइड होगा, लेकिन जो 1 लिखा हुआ है वो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो H2O लिखा हुआ है ना, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या रहेगा, H2O।
यानी अगर वो मज़ीद किसी नंबर के ऊपर वो फार्मूला डिवाइड ना हो सके और एट द एंड वो जो रिज़ल्ट आपको हासिल होगा वो उसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर वो मज़ीद किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो सके तो इसका मतलब ये है कि वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है और वो एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना है। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो था आपका एम्पिरिकल फार्मूला, यानी जो आपको वो कंपाउंड दे देगा तो आपने ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो उसके ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर वो नंबर उसके ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो जो फार्मूला आपको गिवन है वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला which gives the formula which gives the actual की बजाय आप टोटल भी कह सकते हैं, which gives the actual number of atoms in the compound। इसकी क्या डेफिनेशन करेंगे, द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल, या एक्चुअल की बजाय आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टोटल। द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल और टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये जो एक्चुअल या फिर ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होती हैं, क्या होते हैं जी, एक्चुअल, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम। इसी के लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे, एटमॉसिटी। क्या टर्म यूज़ करेंगे, एटमॉसिटी। एटमॉसिटी का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखें C6H6। इसका भी हल है कि आपको कैसे पता चलेगा ये जो फार्मूला गिवन है आया कि ये एम्पिरिकल है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल है या फिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको तो नहीं पता ना, तो इसका भी मैंने आपको आंसर क्या बताया है कि ये जो फार्मूला आपको गिवन है उसके नीचे ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना 6, ये इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स को। अगर यही नंबर ऑफ एटम्स अगर फर्दर डिवाइड हो सकें तब इसका मतलब ये जो आपके पास ये जो फार्मूला गिवन है वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा, वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा फार्मूला होगा आपका, वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। तो ये जो C6H6 लिखा हुआ है, अब वो आपसे खाली क्वेश्चन पूछ ले आया कि ये जो C6H6 लिखा हुआ है ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है या फिर ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है। तो सबसे पहले उसके टोटल नंबर ऑफ़ एटम देखो, ये 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। आया कि ये जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स है फर्दर किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, येस हो सकते हैं। 2 के ऊपर डिवाइड करें, इधर 3 आएगा, इधर भी क्या आएगा 3। मज़ीद ये 3 के ऊपर डिवाइड होंगे तो इधर 1 आएगा, इधर क्या होगा 1। यानी ये फर्दर किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। अगर ये फर्दर किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं तो इसका मतलब ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, फिर ये आपका कौन सा फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूले की दूसरी क्या पहचान थी, ये आपको टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स बताएगा। उस टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को आप क्या कहते हो, एटमॉसिटी। तो C6H6 की एटमॉसिटी क्या होगी, C6H6 इसकी एटमॉसिटी क्या होगी 12, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड है H2O। सबसे पहले तो ये देखें आया कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैंने हमेशा आपको ये जो टर्म लिखी हुई है ना एटमॉसिटी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अप्लाई होगी। ये जो टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला के लिए इसका हम यूज़ नहीं करते, इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला के। तो सबसे पहले देखें H2O, क्या आया कि ये फर्दर किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकता है, नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन फार्मूला भी यही है। मतलब H2O ये बज़ाते ख़ुद एम्पिरिकल फार्मूला भी है, कौन सा फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला भी है, और आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। दोनों फार्मूले हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की टर्म भी आ रही है। तो वाटर की एटमॉसिटी क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 3। तो इसकी एटमॉसिटी क्या होगी 3। एटमॉसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। क्या इसकी डेफिनेशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ
एटम। तो ये जो हमने डिस्कशन की थी, ये की थी हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हम देख लेते हैं मज़ीद, इसका एक मज़ीद फार्मूला भी होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन करते हैं। छोटा सा फार्मूला है, उसको भी आप देख लें। उसके लिए हम लिखते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला, n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला, या मल्टीप्लाई की वजह चलो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्मॉलेस्ट नंबर को। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर? वो स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको फार्मूला गिवन है ना, उस फार्मूले के ऊपर जो स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी s किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो फार्मूला आपको गिवन है, तो वो जो फार्मूला गिवन है उसको आपने क्या करना है, एक ऐसा फिगर ढूंढना जो उसके ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर की वजह आप कह सकते हैं वो नंबर जो उसको क्या कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो वो n की वैल्यू आप पुट कर दोगे, साथ आप क्या लिख दोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू और एम्पिरिकल फार्मूला, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जब आप उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मिसाल के तौर पर एग्जांपल आप देख लें, ये उसने आपको फार्मूला दे दिया C6H6। अब मज़ीद जब हम इसको डिवाइड करें, 2 के ऊपर आंसर आएगा 3, इधर भी आएगा 3, मज़ीद ये 3 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं 1 1। यानी पहले आपने इसको किसके ऊपर डिवाइड किया था, 2 के ऊपर, बाद में किसके ऊपर डिवाइड किया था, 3 के ऊपर। यानी ये जो टोटल नंबर कंप्लीट जो डिवाइड कर रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये जो टोटल नंबर 6 आया है ना, जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था, ये वाला, ये आप इधर पुट कर लें तो इसका आंसर लेट्स सपोज क्या है, 6। आप देखें इसके बदले में एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या हासिल हुआ था, खाली C और H हासिल हुआ था, C एंड H। तो क्या करें, इस 6 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आएगा C6H6। ये जो C6H6 लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम स्टेप्स देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फर्दर देख लेते हैं कंबस्शन एनालिसिस, उसके बाद फिर हम इसके स्टेप देख लेंगे, ये हमारे लिए फिर आसानी हो जाएगी। फर्दर हम देख लेते हैं जी कंबस्शन एनालिसिस, स्टेप्स हम बाद में देख लेते हैं। कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस क्या है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं मोस्टली। क्या कहते हैं, यानी ये जो मेथड है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपके लिए अप्लाई होगा। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो ना, उसको आप क्या करेंगे, कंबस्शन ट्यूब में आप इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। कंबस्शन ट्यूब में पुट करने के बाद आप क्या सप्लाई करोगे, ऑक्सीजन। क्या सप्लाई करेंगे जी, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस कंपाउंड का जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है ना, इसका वेट आपको पहले मालूम होना चाहिए। आगे फिर हम एग्जांपल से भी इसको देख लेंगे। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले रहे हो ना कंबस्शन, उस कंबस्शन ट्यूब में, उसका वज़न आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसमें आप क्या कर दो, ऑक्सीजन सप्लाई कर दो। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या करेगी, मिल जाएगी और कार्बन, हाइड्रोजन को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, यानी कंबस्शन होगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या मिलकर बना देंगे, वाटर बना देंगे। क्या बना देंगे, वाटर। ये हमने इसको बैलेंस कर लिया है। अब बदले में पीछे आपका क्या बच जाएगी, ऑक्सीजन। इसका फिर किस तरह हमने मैच डिटरमिन करना, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास कंबस्शन ट्यूब है, इसमें आपने वो सैंपल ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो सैंपल किसके ऊपर मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। अब नेक्स्ट देखें, ये आपने कंबस्शन, ये आपके पास है कंबस्शन ट्यूब। क्या है जी, कंबस्शन ट्यूब। इधर आपने क्या सप्लाई कर देनी है,
ऑक्सीजन सप्लाई कर देनी है। क्या सप्लाई कर देनी है? ऑक्सीजन सप्लाई कर देनी है। ऑक्सीजन क्या करेगी? इसकी ब्रेक डाउन कर देगी। तो लेट्स सपोज इधर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है जी वाटर एब्जॉर्बर। क्या है जी? वाटर एब्जॉर्बर। ये ऑक्सीजन जब इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी वो क्या बना देगी? वाटर, पानी बना देगी। तो वाटर आगे हम एक एब्जॉर्बर यूज़ करेंगे जो इस पानी को जज़ब कर लेगा। उस एब्जॉर्बर की मदद से उसका फिर हम वेट कर लेंगे। उस वेट की मदद से आपको पता चल जाएगा इसका क्या वेट था। तो वाटर एब्जॉर्बर इधर आप यूज़ करेंगे। वाटर एब्जॉर्बर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी? इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये जो ही इस कंपाउंड में से वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है ये फ़ौरन उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके आगे देख लें क्या है हमारे पास। उसके आगे हमारे पास इधर लिखा हो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है ना उसको भी तो एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज़ करोगे? 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पीछे क्या बच जाएगी? ऑक्सीजन बच जाएगी, जो कि इस वाले कंपाउंड की ऑक्सीजन, जो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो फिर इधर हम क्या लिख देंगे? सब्सटेंस विच आर नॉट एब्जॉर्ब। सब्सटेंस विच आर नॉट एब्जॉर्ब। तो इसके नतीजे में आपको जो कंबस्टन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, क्या लिया था? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज ये किस तरह फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम फार्मूले यूज़ करते हैं। वो फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे ना ये चीज़ मज़ीद आपकी कवर अप हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो आपने निकालनी है वो ये देख लें। वो आप निकालेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कंपाउंड। ये आपने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा लेना है? वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड का मैस लेना है जो पीछे एब्जॉर्ब हुआ था। इसको एब्जॉर्ब करने वाला कौन था? 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो जब उसको एब्जॉर्ब करेगा उसको आपको पता चल जाएगा कि कितना गुना उसका वजन इंक्रीज़ हुआ है। वो किसका मैस हो गया? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। मैस ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का वजन भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे आप क्या करेंगे? आगे आपने इस परसेंटेज ऑफ कार्बन को देखना है इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर देखना है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जो बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाई थी। तो किस तरह निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में किसकी परसेंटेज निकालनी है? कार्बन की। तो सबसे पहले ले लो कार्बन का मैस नंबर, वो क्या होता है? 12। उसके नीचे ले लो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस नंबर। कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन होते हैं 32, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन पता चल जाएगी कि उस कंपाउंड के अंदर जो कंबस्टन एनालिसिस में आप यूज़ कर रहे हो उसकी परसेंटेज कितनी है। अच्छा जी, इसी तरह आगे आप फाइंड आउट करोगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये किस चीज़ में मौजूद होती है? वाटर में मौजूद होती है। तो इधर आप लिखेंगे मैस ऑफ वाटर H2O डिवाइडेड बाई मैस ऑफ कंपाउंड। ये वाटर, ये क्या है? ये जो एब्जॉर्बर हमने लगाया था ना मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये वाटर वो वाला आपने उसके यूज़ करने मैस। आगे मल्टीप्लाई। अब देखें, अब भी आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर देखनी है? वाटर के अंदर। किसके अंदर देखनी है? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1.08, 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये हो जाएगा 2.016। और इसके नीचे आप लिखेंगे वाटर का मैस नंबर। ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन ये आपके हो जाएंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 100। ये अब आप किसके आपने परसेंटेज निकाले? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखें कंबस्शन एनालिसिस में जो हमने कंपाउंड लिया था, एक तो वो कार्बन पर मुश्तमिल है, दूसरा हाइड्रोजन के ऊपर, तीसरा किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कंपाउंड, और ये फार्मूला लगाने के बाद आपको कार्बन की परसेंटेज पता चल गई। ये नीचे वाला फार्मूला लगाने के बाद आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी पता चल गई। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट करनी है ये देख लें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंस मेथड। क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंस मेथड। उसकी वजह यह है कि ये ऑक्सीजन जो है ना ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ये अनरिएक्टिव फॉर्म ही रहती है। तो इसके लिए आप क्या लेंगे? 100% ऑफ ऑक्सीजन के लिए माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज़ किस चीज़ को शो करेगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबस्शन एनालिसिस की मदद से इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मिल जाएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाएगी और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। अब ये हमने परसेंटेज क्यों हमने ये इसकी निकाली है, तो इसका बेसिकली रिलेशन होता है उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला से। तो अगला जो हमने डिस्कस करना है ना टॉपिक, वो एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करने के उसके क्या स्टेप्स हैं, फिर एट द एंड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख लेंगे। इसको आप नोट कर लें, नेक्स्ट फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स, और ये जो अभी हमने ये जो परसेंटेज निकाली ना, इसका क्या रोल होता है इसको भी हम देख लेते हैं कि ये हमने सारा कुछ क्यों किया है। तो इधर आप हेडिंग दे देंगे स्टेप्स टू राइट एन एम्पिरिकल फार्मूला, स्टेप्स टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे जो पहला स्टेप है ना, आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। यानी सबसे जो पहला स्टेप है ना, इसमें आपने क्या करना है? परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह फाइंड आउट करनी है अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। वो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो हमने कंबस्शन एनालिसिस में की थी। तो सबसे पहला मेथड यही है। दूसरा मेथड, बाज़ का तो वो आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, अगर वो नहीं देगा तो जब भी मैंने आपको जो पीछे समझाया उसी हिसाब से आपने इसको फाइंड करना है। तो दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है? यही जो परसेंटेज कंपोजिशन है, divide the percentage composition of each एलिमेंट। जो एलिमेंट के आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली उसको आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? बाय इट्स मैस नंबर। आपने उसके मैस नंबर से इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसके बदले में आपको जो आंसर हासिल होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? वो उसके मोल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब दूसरे आपने क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपने हर एलिमेंट के क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। तो थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं क्या करना है। थर्ड नंबर पे आपने फाइंड करना है, फाइंड दी एटॉमिक रेशियो। क्या आपने फाइंड करनी है? फाइंड दी एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो आपने किस तरह डिवाइड करनी है? फाइंड करनी है। डिवाइड द स्मॉलेस्ट मोल टू दी ऑल मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब मिसाल के तौर पर ये हमने ये मोल निकाल लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कार्बन के मोल्स हैं 2, हाइड्रोजन के हैं 4, ऑक्सीजन के हैं 6। तो इसमें देखें सबसे कम मोल्स किसके हैं? कार्बन के हैं। उसी कम मोल्स को सब मोल्स के ऊपर क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आंसर आएगा 1, 2 और आगे क्या आएगा? 3। ये जो 1, 2, 3 आंसर आपको हासिल हुआ है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक रेशियो को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक रेशियो को। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या है? अगर आपके पास एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है तब तो आंसर आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर में नहीं है, इफ़ द एटॉमिक रेशियो इज़ नॉट होल नंबर, अगर वो एटॉमिक रेशियो आपकी होल नंबर में नहीं है तो आपने क्या करना है? उसी एटॉमिक रेशियो को कन्वर्ट कर देना है होल नंबर में। किसने में कन्वर्ट कर देना है? होल नंबर में। वही फिर एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? एम्पिरिकल फार्मूला को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? एम्पिरिकल फार्मूला को। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये स्टेप्स आप नोट कर लें। उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये स्टेप्स अच्छे से आपने नोट कर लेने। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
वो भी इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं नोट से। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जी न्यूमेरिकल जो हम इसमें ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है जी आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड उसने नहीं बताया क्या है, जस्ट उसने आपको उसका बता दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है जी? 110.15 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने क्या किया है, कार्बन जो है ना वो है आपके पास 65.44%, हाइड्रोजन आपके पास है 5.50%, और जो है ऑक्सीजन है आपके पास वो है 29.06%। उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है जी? उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपने इसके क्या बताना है जी? एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। क्या बताना है जी? एम्पिरिकल फार्मूला। उसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि आपने इसके क्या बताना है? एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा साथ ही उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। क्या बताना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको समझिएगा आपने इसको किस तरह सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला के लिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। उसने इस वाले न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दी है। मतलब फर्स्ट जो हमने वो पॉइंट देखा था, पीछे जो स्टेप्स हमने देखे थे, पहला पॉइंट क्या था? परसेंटेज कंपोजिशन, वो उसने आपको दे दिया। अब दूसरे नंबर पे आपने मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। तो कार्बन के मोल्स किस तरह निकालोगे? ये जो उसने आपको ये जो परसेंटेज दे दी है ना, उसी परसेंटेज को उस एलिमेंट के मास नंबर से डिवाइड कर दो। कैसे? अब कार्बन की उसने आपको परसेंटेज दिया 65.44, इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, तो इसके बदले में जो आंसर आएगा वो क्या होगा? उसके मोल्स होंगे। तो इसको हम ज़रा हल कर लेते हैं। 65.44 डिवाइडेड 12, तो ये आंसर आ रहा है 5.54 मोल्स। तो ये किसके मोल्स हैं? कार्बन के मोल्स हैं। इसी तरह आप हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लें। किसके मोल्स आपने निकालने हैं? हाइड्रोजन के मोल्स। हाइड्रोजन के मास कितने हैं जी? 5.50 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के मास नंबर क्या होता है? 1, तो मोल्स यही रहेंगे 5.50 मोल्स। अब थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है? ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन के मोल्स किस तरह निकालोगे? वही गिवन मास जो आपको गिवन है 29.06 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन के मास नंबर है 16, इसको ज़रा डिवाइड कर लें। 29.06 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आ रहा है 1.81। क्या आंसर आ रहा है जी? 1.81। तो ये जो आपके हो गए कितने स्टेप? 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने परसेंटेज निकालने, परसेंटेज तो उसने आपको दे दी। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है इनके सब के आपने मोल्स निकालने, मोल्स भी आपने निकाल लिए। अब हम आ रहे हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो। क्या होता है? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो आप किस तरह निकालोगे? 3 एलिमेंट है ना, एक आपको कार्बन गिवन है, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले इन सब के मोल्स लिख लें। कार्बन के मोल्स हैं 5.45, हाइड्रोजन के हैं 5.50 और ऑक्सीजन के आपके पास हैं 1.81। अब ये आपके पास क्या आ गए? 3 मोल्स आ गए। जो वो मोल्स आपका आंसर आया उसी में देखो सबसे कम मोल्स किसके हैं? सबसे कम मोल्स हैं ऑक्सीजन के। उसी कम मोल्स को इन सब मोल्स के ऊपर क्या कर दो? डिवाइड कर दो। किस तरह? ये देखें 1.81, 1.81, 1.81। तो ये इधर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 5.45 डिवाइडेड बाई 1.81, तो आंसर आपका आ रहा है 3.01। कार्बन का क्या आ रहा है आंसर? 3.01। ऑलमोस्ट हम इसको 3 ही काउंट करेंगे, ये रेशियो है। अच्छा जी, 5.50, 1.81, तो इसका भी आंसर राउंड अबाउट कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक हो गया जी। 1.81 और 1.81, इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो ये देखें फार्मूला क्या आ रहा है? सी के नीचे है 3, एच के नीचे भी क्या आ रहा है? 3, ओ के नीचे क्या आ रहा है? 1। ये देखें ये जो होल नंबर रेशियो है,
क्या ये जो आंसर आया क्या ये मज़ीद किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकता है? नो। अगर आप इसको 3 के ऊपर डिवाइड करते हो, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये मज़ीद किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एट द एंड उसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो ये जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है ना, ये जो भी आपको जो आंसर ऑब्टेन्ड हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। अब उसने आपसे क्या पूछा है? साथ उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बताना है। तो इधर देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये है इसका एक फार्मूला। स्टार्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो बेसिकली अब इसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला की वैल्यू भी फाइंड करनी है, n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली है। अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह होगी? n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब देखें, अब इस पॉइंट को अब देखिएगा, ये जगह थोड़ी सी कम है, माजरत n। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दे दिया था। ये देखें क्या उसकी वैल्यू है? 110.115। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। ये देखें ये किस तरह निकालोगे? इसमें कितने कार्बन उसने आपको दे दिए? एम्पिरिकल फार्मूला मैस में जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है ना, उसका आपने मैस नंबर लेना है। उसका आपने क्या लेना है? मैस नंबर, और उनको आपस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब इसमें 3 कार्बन, तो एक कार्बन होता है 12, तो ये आपका हो जाएगा 3 कार्बन के 12 हो जाएंगे 36, 3 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे 39, और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मैस नंबर होता है 16, ये आपका कितना हो जाएगा जी? 55। ये देखें ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है ना, ये आपने किससे निकालना है? ये इससे निकालना है। इनके मैस नंबर को लेना है। मैस नंबर को फिर आप क्या कर दो? ऐड कर दो। आंसर आएगा 55। 55 को 110 पे तो डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2। अब देखें इधर, आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना है ना, n की जगह क्या पुट करो? 2। एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है, वो क्या है? C3H3O। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे। ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बनेगा वो बनेगा जी C6H6O2। ये देखें, यानी पिछले जो हमने आपको जो स्टेप्स बताए थे ना, हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला, उस स्टेप्स की मदद से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस है, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम इसको नोट्स की मदद से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं कि हमने कंपाउंड लिया है, उसके हमने कंबस्चन किया है। कंपाउंड है जी 0.5439 ग्राम। ये आपका क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है जी? कंपाउंड है। ठीक हो गया जी। आगे वो कह रहे हैं इसी कंपाउंड की जब आपने कंबस्चन किया तो बदले में आपको क्या हासिल हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हासिल हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका उसने आपको मैस बताया जी, मैस है जी 1.039 ग्राम। और इसी तरह वाटर आपको हासिल होगा। कंबस्चन एनालिसिस बेसिकली उसने किया, उसके क्या उसने बताया? 0.6369 ग्राम। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपने क्या बताना है? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बताना है जी? एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स में सबसे आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन। क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसमें देख लें, उसने आपको इधर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी, इधर आपने परसेंटेज कंपोजिशन खुद फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह करेंगे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। किस तरह निकालोगे? वो मैंने आपको लिखवाया भी था कंबस्शन एनालिसिस में, वही आप वीडियो के रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन में क्या होगा? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 1.039 ग्राम। और मैस ऑफ कंपाउंड वो कितने आपके पास? 0.5439 ग्राम।
अच्छा जी, मल्टीप्लाई कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मास नंबर कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.039 डिवाइडेड बाई 0.5439। अच्छा जी 1.91, इसका आंसर आ रहा है जी 1.91। अब इसको देख लेते हैं। 1200 डिवाइडेड बाई 44, इसका आंसर आ रहा है 27 अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। 1.91 मल्टीप्लाई 27.27, तो आंसर आ रहा है 52.08। 52.08%। ये किसकी परसेंटेज है? कार्बन की परसेंटेज है। अब हम नेक्स्ट किसकी परसेंटेज निकालेंगे जी? नेक्स्ट हम परसेंटेज हम इसमें निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें देखें हाइड्रोजन में क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मैस ऑफ हाइड्रोजन वाटर के अंदर मौजूद है ना, तो सबसे आप लेंगे वाटर का मैस लेंगे 0.6369। ये सारे फार्मूले कंबस्शन एनालिसिस में मैंने आपको समझा दिए थे। तो मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाई बाई वही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वाटर के अंदर वो होती है 2.016 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी भी इधर हम परसेंटेज निकाल देते हैं कि देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.6369 डिवाइडेड बाई 0.5439, तो इसका आंसर आ रहा है 1.17 मल्टीप्लाई 2.016 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आंसर आ रहा है जी 11.2। इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.17 मल्टीप्लाई 11.2, तो इसका आंसर आ रहा है जी ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है ना 13.1%। कितना इसका आंसर आ रहा है जी? 13.1%। अब हम नेक्स्ट इसमें किसकी परसेंटेज निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप निकालते हो डिफरेंस मेथड से, वो क्या है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास कितनी है 52.08। आगे आप लिखेंगे प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपने कितनी फाइंड आउट किया है? वो आपने फाइंड आउट किया जी 13.1। इसको भी ज़रा कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। 52.08 प्लस 13.1 तो ये आंसर आ रहा है जी 100 माइनस 65। तो इसको भी ज़रा माइनस कर लेते हैं। 100 माइनस 65.18, तो आंसर आ रहा है 34.8। ये किसकी परसेंटेज शो कर रहा है आपके पास? ये परसेंटेज शो कर रहा है जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है? सेकंड नंबर पे भी आप देख लें। अब आपने इसकी परसेंटेज को आपने जहन में रखना है। अब हम सेकंड स्टेप हम देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। ये तो था स्टेप नंबर 1। अब हमने करने स्टेप नंबर 2। तो मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए? मोल्स निकालने के लिए आपको इन कंपाउंड में ना सेपरेटली एलिमेंट्स की परसेंटेज पता होनी चाहिए। ये देखें, ये किसकी परसेंटेज थी? कार्बन की। ये किसकी परसेंटेज थी? हाइड्रोजन की। ये किसकी परसेंटेज थी? ऑक्सीजन की। यानी सेपरेटली तीनों की आपने परसेंटेज निकाली। अब हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा? ये जो परसेंटेज है इसको आपने ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना उसके किससे? मैस नंबर से। तो इसके आप मोल्स निकालोगे। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप किस तरह निकालेंगे? ये उसकी जो परसेंटेज है ये पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 1। अच्छा जी, इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किस तरह निकालेंगे? 34.8 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसकी तरह मोल्स निकाल लेते हैं। 52.08 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आपका आ रहा है 4.34। ये किसके मोल्स हैं? कार्बन के। ये तो वही रहेगा 13.1। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34.8 डिवाइडेड बाई 16, तो इसके मोल्स आ रहे हैं
2.17, ये तो आ गए हैं जी मोल। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप पे आपने निकालनी थी एटॉमिक रेशियो। क्या निकालनी थी? एटॉमिक रेशियो। उसके लिए क्या लें, इनके सबसे पहले आप मोल्स लिख लें। कार्बन के मोल्स कितने हैं? 4.34। हाइड्रोजन के कितने हैं? 13.1। ऑक्सीजन के हैं 2.17। तो इसमें सबसे देखें सबसे कम मोल्स किसके हैं? सबसे कम मोल्स ऑक्सीजन के 2.17। उसी को आप सबके ऊपर डिवाइड कर दें। 2.17 2.17 2.17। तो इससे ऑलमोस्ट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा जी, सी के नीचे आएगा 2, हाइड्रोजन के नीचे आएगा 6, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट, और ये आएगा 1। तो इंपीरिकल फार्मूला उसका है जी C2H6O। ये उसका क्या है जी? इंपीरिकल फार्मूला। ये देखें कंबस्शन एनालिसिस की मदद से सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसने आपको दे दिया, सबसे पहले आपने उसकी परसेंटेज निकाली है। परसेंटेज निकालने के बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या निकाले? मोल्स निकाले। थर्ड नंबर पे आपने क्या निकाले जी? एटॉमिक रेशियो। वो ऑलमोस्ट ये 261, ये तकरीबन होल नंबर ही आया था। तो ये उसका इंपीरिकल फार्मूला, तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको भी आपने नोट कर लिया है। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेन मकसद आपकी तैयारी करवाने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो जो है ना वो लेंथी कर जाता हूँ। अगर जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं वो बेशक आप इनको फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल कौन सा है जी? तीसरा है जी, आपके पास एक कंपाउंड है जिसका उसने नाम रखा है जी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम रखा है जी? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? विटामिन सी। अच्छा जी, एस्कॉर्बिक एसिड आपके पास विटामिन सी है। उसने आपको बताया है कार्बन जो है उसकी परसेंटेज है 40.92%। हाइड्रोजन है जी आपके पास 4.58%। ऑक्सीजन है जी आपके पास 29 ऑक्सीजन है जी आपके पास 54.5%। अच्छा जी, इसमें उसने आपसे सिंपली क्या पूछा, आपने इसके क्या बताना है? इंपीरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है? परसेंटेज हर एक एलिमेंट की गिवन है। तो सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, आपने मोल्स निकालने हैं। तो कार्बन के मोल्स किस तरह निकालोगे? जो परसेंटेज गिवन है उसको ऊपर रखो, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन के आप मोल्स किस तरह निकालोगे? जो परसेंटेज गिवन है आपको उसके फिर उसके मोलर मास से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इसी तरह ऑक्सीजन, इसमें देख लें उसके मोलर मास से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो इसको डिवाइड करने के बाद हम इसकी तरह मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है 40.92 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ रहा है 3.41। ये तो वही रहेगा 4.58। इसको ज़रा देख लेते हैं 54.5 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आपका आ रहा है 3.40। ये आपके आ गए मोल्स। तीसरे नंबर पे अब आपने क्या करना है? उसकी एटॉमिक रेशियो निकालनी है। किस तरह निकालेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबके मोल्स पहले लिख लें। कार्बन के हैं 3.14, इसके हैं 4.58, ऑक्सीजन के हैं जी 3.40। अब इसमें देखें सबसे कम मोल्स किसके हैं? इसके हैं। ये देखें ये 40 है, ये 41 है। 4140 में 40 वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो उसको उसी के ऊपर क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ये देखें। अच्छा जी, तो इसका इसको हम ज़रा देख लेते क्या आंसर आ रहा है। इसका तो आंसर आएगा 1, कार्बन का आएगा 1, वो हम लिखते नहीं, चलो लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन का ज़रा देख लेते क्या आंसर आ रहा है। 4.58 डिवाइडेड बाई 3.40, आंसर आ रहा है 1.34। क्या आंसर आ रहा है जी? 1.34। ऑक्सीजन का आपके पास 1 है। अब देखें ओवरऑल जो टोटल आंसर है ना, ये आपके पास होल नंबर नहीं है। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कोई सूटेबल स्मॉल फिगर आप या स्मॉल नंबर देख लो। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज ये हो जाएगा C2। हाइड्रोजन, इसको भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 2.68, और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। यानी इस सारी वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी आपका जो आंसर है ना वो तब भी आपका आंसर होल नंबर नहीं आ रहा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं? 2 के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। 1.34 मल्टीप्लाई 3 जी। अब इसमें ज़रा देख लें, सी ये होगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे
1.34 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4.02 और ऑक्सीजन का क्या आएगा 3 और तकरीबन ये 0.02 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा C3H4O3 ये एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी का क्या बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। तो इसको भी आप नोट कर ले। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आसान न्यूमेरिकल था। अब हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा जी, अगला जो न्यूमेरिकल है वो आपको कह रहा है जी कि आपको एक सैंपल दिया गया है जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। सैंपल किसका है जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। उसमें वो आपको बता रहा है जी कि नाइट्रोजन जो है ना वो है 1.52 ग्राम और ऑक्सीजन आपके पास कितनी है वो है जी 3.47 ग्राम। ठीक हो गया है जी। अच्छा मोलर मैस उसने आपको बताया, मोलर मैस वो है जी 90 और 95 के बिटवीन है। एग्जैक्ट वैल्यू उसने नहीं बताई। पूछा उसने आपसे क्या है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या पूछा है जी उसने आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने आपसे क्या पूछ लिया जी। अच्छा जी इसको आप ज़रा देख लें। अब क्या इधर हम कंबस्शन एनालिसिस वाला फार्मूला लगा सकते हैं वो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए? वो हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपके पास जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है ना वो उन कंपाउंड्स के लिए होती है जिसमें वो आपको कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दे दे, बाकी कंपाउंड्स के लिए ये नहीं होती। तो इसके लिए फिर आप ये जो इसके साथ 1.52 ग्राम लिखा हुआ है ना इसको आपने परसेंटेज ही लेना है। इसी तरह 3.47 को अभी आपने क्या लेना है परसेंटेज ही लेना है। तो परसेंटेज दूसरे लफ्ज़ों में ग्राम की बजाय आप इसको क्या लोगे परसेंटेज लोगे, इसको भी क्या लोगे परसेंटेज। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह लिखे हुए तब आप कंबस्शन एनालिसिस की मदद से वही फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या नाइट्रोजन के मोल्स आपने लेने हैं, उसके लिए किस तरह आपने निकालने हैं 1.52 डिवाइडेड बाई 14। इसी तरह मोल्स आप निकालोगे ऑक्सीजन के, वो होगा जी आपका 3.47 डिवाइडेड बाई 16। तो इसके हम ज़रा मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1.52 डिवाइडेड बाई 14 आंसर आ रहा है 0.110। अच्छा जी ये हो गया। दूसरा हमारे पास 3.47 डिवाइडेड बाई 16 ये आ रहा है 0.21। ये क्या आ रहा है जी 0.21। ये देखें ये अब आपके पास क्या आ गए मोल्स आ गए दूसरे नंबर पे। इसके बाद आपने क्या निकालने मोल रेशियो किस तरह होगी, इधर आप लिखेंगे नाइट्रोजन, इधर आप क्या लिख देंगे जी ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के क्या है मोल 0.1 और इसके क्या हैं जी 0.2। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उसको आप क्या कर दें डिवाइड कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। 0.2 को 0.1 से डिवाइड करें, आंसर आ रहा है 2। तो NO2 क्या है जी NO2। ये किस चीज़ को शो कर रहा है आपका, ये शो कर रहा है एम्पिरिकल फार्मूला। किस चीज़ को शो कर रहा है एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसी एम्पिरिकल फार्मूला जो आपको गिवन है इसका ज़रा आप ज़रा क्या निकालें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें। नाइट्रोजन है 14, दो आपके पास ऑक्सीजन है 32। तो ये आपका होना चाहिए जी 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा 46। यानी जो मोलर मैस इसका आ रहा है ना NO2 एम्पिरिकल फार्मूला का वो कितना आ रहा है 46। उसने आपको कहा उसका मोलर मैस आना चाहिए 90 और 95 के दरमियान। अब इधर देखें अगर इसी 46 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 92। अगर आप गौर से देखें ये 92, 90 और 95 को क्या कर रहा है इसके राउंड अबाउट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर दे रहा है। अब क्योंकि हमने इसके मोलर मैस को जो एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मैस निकाला है, क्या निकाला है एम्पिरिकल फार्मूला का, ये एम्पिरिकल फार्मूला था इसका हमने मोलर मैस निकाला 46। अगर हम इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट ये 90 या 95 इसके राउंड अबाउट आंसर दे रहा है। इसी वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा N2O4। ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। फिर अगला हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी। ये आपने इसको नोट कर लिया। अब अगला जो न्यूमेरिकल है ना उसकी मैं आपको
जनरल ओवरव्यू बता दे तो आपने कोशिश करनी, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है बतौर असाइनमेंट। तो न्यूमेरिकल क्या है, ये भी इसी तरह जो अभी हमने हल किया गया बिल्कुल इसी तरह ही है। वो कहता है कंपाउंड आपको गिवन है, उस कंपाउंड में है आपके पास दो चीज़ें, कौन कौन सी दो चीज़ें, बोरान और हाइड्रोजन। बोरान का उसने आपको मैस दे दिया 6.44 ग्राम और हाइड्रोजन का आपके पास मैस है जी 1.803। मोलर मैस कितना है जी कंपाउंड का, मोलर मैस उसने आपको दे दिया जी 30। आपने इसका अब क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसको भी आपने उसी तरह सॉल्व करना है। ये जो ग्राम लिखा हुआ है इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। आगे फिर आपने इसके क्या निकालने हैं जी, मोल निकालने। मोल निकालने के बाद आप क्या करोगे, एटॉमिक रेशियो निकालोगे। एटॉमिक रेशियो के बाद इंपीरिकल फार्मूला निकालोगे। इंपीरिकल फार्मूले की मदद से उसका इंपीरिकल फार्मूला मैथ्स लोगे, फिर उसको 30 को डिवाइड कर दोगे उसी इंपीरिकल फार्मूला मैथ्स से, जो आंसर आएगा वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो ये थोड़ा सा अब हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये इसकी भी आप, ये भी आसान, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें वो आपको बता रहा है जी कार्बन जो आपके पास है ना वो है जी 54.54%। ये आपके पास है कार्बन। हाइड्रोजन आपके पास कितनी है जी, हाइड्रोजन आपके पास है 9.09% और ऑक्सीजन आपके पास है जी 36.36%। उसने आपसे पूछा क्या है, साथ में उसने आपको इसकी दे दिया है जी वेपर डेंसिटी। क्या दे दिया, ये थोड़ा सा आप इसको ज़रा समझ लीजिए। वेपर डेंसिटी की वैल्यू उसने आपको क्या दिया जी 44। इसने आपको क्या क्या फाइंड आउट, आपने क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या फाइंड आउट करना है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको अब आपने किस तरह करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ये जो आपके परसेंटेज आपको गिवन है इसकी मदद से सबसे पहले आप उसके क्या निकालोगे, मोल्स निकाल लोगे। मोल्स निकालने के बाद उसके आप क्या निकालोगे, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के बाद अब आपने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। में ये स्टेप आपने खुद करना है, मॉलिक्यूलर, यही चीज़ आपको खुद फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए आप करोगे 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी। 2 आपके पास ये है, वेपर डेंसिटी आपके पास 44। तो आंसर क्या आ जाएगा जी 88। ये जो 88 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास आप खुद फाइंड आउट कर लोगे, जो पिछले हमने न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व आउट किए थे। तो अब हम लास्ट न्यूमेरिकल इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल रह गया, इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इसमें वो आपको कह रहा है कि आपको कंपाउंड गिवन है, तो इसमें आपको वो बता रहा है जी जो नाइट्रोजन है आपके पास वो है 14.3%। सल्फ़र आपके पास कितनी है जी, सल्फ़र है आपके पास 9.97%। इसके अलावा जो आपके पास हाइड्रोजन है वो कितनी है जी 6.22%। आपके पास कितनी है जी, ऑक्सीजन है 69.5%। आपने इसमें क्या, उसने आपसे पूछा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बताना है। क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। इसके अलावा उसने आपसे पूछा है ऑल दी, जो भी इसमें आपके पास हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो किस फार्म में आपके पास होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे क्या मुराद है ये भी आपको समझा देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की शक्ल में मौजूद हो। तो ये तो हम इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले ज़रा आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी परसेंटेज की मदद से उसके आप क्या करेंगे जी मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ Na किस तरह निकालेंगे, 14.13, सोडियम का मैस नंबर है 23। आगे आप लिखेंगे मोल्स ऑफ सल्फ़र 9.97 डिवाइडेड बाई 32। आगे आप लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो आपके पास क्या है जी परसेंटेज 6.22 डिवाइडेड बाई 1। आगे आप लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 69.5 डिवाइडेड बाई 16। तो इसके ज़रा मोल्स निकाल लें। अच्छा जी, इसके ज़रा सबसे पहले आप लिखें 14.3 डिवाइडेड बाई 23, ये आ रहा है जी 0.62 मोल्स। अगले के देख लें 9.97 डिवाइडेड बाई 32, आंसर आ रहा है 0.31। ये तो यही रहेगा 6.22। इसकी ज़रा देख लेते हैं 69.5
5 डिवाइडेड बाई 16, इसके कितने मोल्स हैं 4.34, कितने मोल्स हैं 4.34। यानी आपके पास एक है Na सल्फ़र हाइड्रोजन और आपके पास क्या है जी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इनके मोल्स लिख लें 0.62, उसके बाद सल्फ़र क्या है जी 0.31, ये हैं जी 6.22 और ये क्या है जी 4.34। तो ये आपके पास आ गए मोल्स आ गए जी। अब देखें इसमें सबसे कम मोल्स कौन से हैं, सबसे कम मोल्स हैं 0.31, तो इसी को आप डिवाइड कर दें 0.61 डिवाइडेड बाई 0.31, 0.31 डिवाइडेड बाई 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाई 0.31, 4.34 डिवाइडेड बाई 0.31। तो ये तो आपका आंसर आ जाएगा, तकरीबन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। इसको ज़रा कर लेते हैं 6.22 डिवाइडेड बाई 0.31, आंसर आपका आ रहा है जी 20। क्या आ रहा है जी 20। और इसको ज़रा कर लें 4.34 डिवाइडेड बाई 0.31, इसका आंसर आ रहा है जी 14। क्या आंसर आ रहा है जी 14। इसका अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, Na2S का यही रहेगा, H है 20, ऑक्सीजन आपके पास है 14। उसने आपसे क्वेश्चन में कहा था कि ये जो हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है ना ये किस फार्म में मौजूद होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। अब एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O में क्या होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो इसमें आप देखें आपके पास हैं कितने 20 हाइड्रोजन, तो 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन, मतलब 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन आप मिला लेंगे ना तो ये बन जाएगा Na2, ये हो जाएगा S, आगे ये क्या हो जाएगा, आपने कितने इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिए थे जी 10, ये हो जाएंगे 10H2O। क्या हो जाएगा जी 10H2O, 10 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 20 हाइड्रोजन, 10 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन से, कितने हो जाएंगे 10 ऑक्सीजन। बाकी कितने ऑक्सीजन आपके बच जाएंगे 4 ऑक्सीजन। वो जो 4 ऑक्सीजन बच जाएंगे ना वो क्या हो जाएगा, वो इसके साथ आएंगे इस शक्ल में, ये आपका फार्मूला बन जाएगा Na2SO4 डाइकाहाइड्रेट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप समझते इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इसको भी हम कवर अप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।